नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम डीएलएड के यूनिट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले इसका भाग 1 में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कराया गया है और इसमें भी कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा जो यूनिट 3 के हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम यह सीरीज। पहला प्रश्न है, बच्चे में विभिन्न योग्यताओं तथा संरक्षण योग्यता, वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता, बहुवर्गीकरण योग्यता इत्यादि का विकास होता है। ये बहुत सारे जो विकास हैं, संरक्षण योग्यता, वर्गीकरण योग्यता, क्रमबंधन योग्यता, बहुवर्गीकरण योग्यता, इसका विकास कब होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी गत्यात्मक अवस्था में, ए और सी दोनों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन ऑप्शन है वैकल्पिक होता है, व्यापक होता है, स्वकेंद्रित होता है, बहुआयामी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वकेंद्रित होता है। पूर्व संक्रियात्मक बच्चे का चिंतन स्वकेंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प को चुनें। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, इसमें से कौन से वाक्य सही हैं उसको चुनना है। तो पहला देख रहे हैं कि 3 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। ऑप्शन नंबर 2 है कि 2 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। 1 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चा असाधारण तेजी से भाषा सीखने लगता है। कि 9 माह की अवस्था के बाद बच्चा जो है कि भाषा को तेज़ी से सीखने लगता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि 2 वर्ष की अवस्था के बाद 2 वर्ष की अवस्था के बाद जो है कि बच्चा असाधारण जो है कि तेज़ी से भाषा सीखने लगता है। अगला प्रश्न है, नई भाषा सीखने में, ध्यान देंगे कि नई भाषा सीखने में बच्चे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। पहला है उच्चारण की समस्या, दूसरा है शब्दों की समस्या, तीसरा है वाक्यों की समस्या और चौथा उपरोक्त सभी। तो नई जो भाषा है, नई भाषा को सीखने में उपरोक्त सभी समस्याओं का सामना जो है कि किसी बच्चे को करना पड़ता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों के उपयुक्त क्रम वाले विकल्प को चुनें। अब बच्चे के नैतिक विकास को ध्यान में रखते हुए चुनना है। पहला ऑप्शन है कि बच्चे प्राधिकारिता के प्रति आदर भाव विकसित करते हैं। पुरस्कार प्राप्ति के लिए बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं का पालन करता है। बच्चा नैतिकता के उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखने लगता है। और चौथा है कि बिना किसी तर्क अथवा निर्णय के नियमों का स्वतः पालन जो है कि बच्चे के व्यवहार की विशेषता होती है। तो इसमें जो है ये वाक्य हैं और इसका ऑप्शन दिया है। तो इसको सबसे पहले सजाएंगे कि कौन पहले होगा कौन बाद में होगा। तो आइए हम इसको सजाते हैं, इसके सही आंसर को सजाते हैं। तो सबसे पहले जो है कि हम देखेंगे कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कि सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पहले 5, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और लिख करके अपना याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कठोर दंड और अत्यधिक निंदा बच्चे के संवेगात्मक व सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है? एक शिक्षक के रूप में क्या आप इस बात से सहमत हैं? अब देखिए ऑप्शन है नहीं, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है, हाँ, और यह कथन भ्रामक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ। अगला प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के बच्चों में अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए क्या करेंगे? उन्हें महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे कि धार्मिक व नैतिक मूल्यों वाली कहानियाँ सुनाएंगे कि विभिन्न प्रेरक प्रसंगों का नाटकीयकरण करेंगे
या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जो है कि कार्य हम करेंगे बच्चे को अनुशासन, नैतिक मूल्य, संवेदना आदि विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक सफल शिक्षक वह है जो अपने छात्रों को कठोर अनुशासन में रखता है, अपने छात्रों के साथ साथ आत्मीयतापूर्ण एवं स्नेहपूर्ण व्यवहार करता है, अपने छात्रों के सम्मुख अनुशासित, संयमित, संवेदनशील और नियंत्रित व्यवहार का आदर्श प्रस्तुत करता है। तो ये जो ऊपर के जो ऑप्शन है इसमें ये नंबर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शिक्षक अगर कठोर अनुशासन में अपने बच्चे को रखता है तो वह एक सफल शिक्षक नहीं है। तो इसलिए उपयुक्त जो है कि बी और सी ये दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, पार्थक्य दुश्चिंता सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, दुर्बल संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है, कि दुर्बल मानसिक स्थिति का प्रमाण है, सुदृढ़ मानसिक स्थिति का प्रमाण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुदृढ़ संवेगात्मक बंधन का प्रमाण है। अगला प्रश्न है, आत्मधारणा का अभिप्राय है कि किसी का दूसरे के संबंध में कोई धारणा बनाना, किसी का स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि किसी का स्वयं के संबंध में, आत्मधारणा मतलब कि स्वयं के संबंध में कोई धारणा बनाना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूख प्यास लगना, तुष्टिप्रद विश्राम, भौतिक पर्यावरण के खतरों से सुरक्षा, शारीरिक सुख व काम इच्छा की तृप्ति आदि आवश्यकताओं को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, क्रियात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की श्रेणी, शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में और भावात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो उपयुक्त जो भी आवश्यकताएं हैं उनको शरीर की क्रियात्मक आवश्यकताओं की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होती हैं, पर्यावरण से उत्पन्न होती हैं, व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं, अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति का अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं उद्दीपन की आवश्यकताओं और संबंधन की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता और अनुमोदन की आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता और शारीरिक देखरेख की आवश्यकता और उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला कारक है। बच्चों की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चों के कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, तो उसमें उनकी आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे कि वचन और पूर्ववर्ती अधिगम, वचन एवं पूर्ववर्ती अधिगम, प्रत्याशा और निर्भरता, ए और बी दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि एक शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है? ऑप्शन है हाँ, नहीं, निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता और यह कथन भ्रामक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाँ। अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास में शिक्षक सहायक सिद्ध होता है। बच्चों के जो विकास हैं उसमें शिक्षक सहायक सिद्ध होता है। किस प्रकार से? बच्चों को प्रेम, संवेदना और स्नेह प्रदान करके, एक ऐसा वातावरण तैयार करके जिसमें बच्चों को अपनी आवश्यकताओं की समुचित संतुष्टि का अवसर मिल सके, बच्चों को कठोर अनुशासन में रख कर
और ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। सी गलत है। बच्चों को कठोर अनुशासन में रख करके उनको नहीं पढ़ाया जा सकता, या नैतिकता के नाते उनमें कोई जो है कि एक्स्ट्रा चीज़, अनुशासन, शालीनता, संस्कार कुछ नहीं भरा जा सकता। जैसे ही हम अनुशासन कठोर कर देंगे, बच्चा ऊब जाएगा और विद्यालय आना बंद कर देगा। इसलिए ये वाक्य गलत है, बाकी दो सही सिद्ध होता है। अगला प्रश्न है कि विद्यालय में यदि सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव जैसी सामूहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तो इससे बच्चों का समुचित विकास होगा। सही चीज़ है कि विद्यालय में यदि सफाई, श्रमदान, वन महोत्सव, चाहे कोई भी सामूहिक कार्य गतिविधि का अगर आयोजन किया जा रहा है तो इससे बच्चों का समुचित विकास होगा। तो किस क्षेत्र में, भाषिक में कि गतिक विकास होगा कि सामाजिक कि शैक्षिक? तो कुल मिलाकर के इससे सामाजिक विकास होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या एक शिक्षक के रूप में आप इस बात का समर्थन करेंगे कि विद्यालय में छात्रों का अपना संगठन होना चाहिए? ऑप्शन देखेंगे कि हाँ, ताकि ये संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंत्याक्षरी आदि गतिविधियों का आयोजन करें। बी नंबर ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ये संगठन विद्यालय में अनुशासनहीनता को बढ़ावा देते हैं। सी नंबर है हाँ, ताकि ये संगठन छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सके और शिक्षक इससे मुक्त रहें। चौथा है नहीं, क्योंकि ये संगठन राजनीति से प्रेरित होते हैं और ये अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। तो यहाँ हमको देखना है कि विद्यालय का जो संगठन है वो राजनीति से या समस्याओं के समाधान से या अनुशासनहीनता से कहीं परे है। उससे एक फ़ायदा जो है कि हो सकता है कि अगर संगठन बने तो समय समय पर कवि सम्मेलन, अंताक्षरी या कोई गतिविधि जो है कि आसानी से कराया जा सकता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाँ, ताकि ये संगठन समय समय पर कवि सम्मेलन, अंताक्षरी या अन्य गतिविधियों का भी आयोजन कर सकती है। इसलिए विद्यालय में छात्रों का अपना संगठन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कथन देखेंगे कि बच्चों के उचित सामाजिक विकास के लिए विद्यालय में शिक्षण के लिए प्रजातांत्रिक विधि अपनानी चाहिए। बच्चों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित करनी चाहिए। बच्चों में मैत्री भाव और सहकारिता के गुण को प्रोत्साहित करना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी वाक्य जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया को समाज शास्त्रीय भाषा में समाजीकरण कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, समाजीकरण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, संवेग एक प्रकार की शारीरिक क्रिया है, भावात्मक क्रिया है, संज्ञानात्मक क्रिया है और स्थानिक क्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग एक प्रकार की भावात्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के किस व्यवहार का स्वरूप है? खाली स्थान है यहाँ। ऑप्शन दिया है विशिष्ट, समग्र, सामान्य, बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समग्र। ऑप्शन नंबर सी समग्र व्यवहार का स्वरूप है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुसमाकलित व्यक्तित्व के अभिलक्षण हैं। सुसमाकलित व्यक्तित्व के अभिलक्षण हैं नियमितता, दूरदर्शिता, सहनशीलता और संवेगात्मक परिपक्वता, दृढ़ता, विश्वसनीयता, आत्मविश्वास, परोपकारिता, न्यायप्रियता और सत्यवादिता। ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सुसमाकलित व्यक्तित्व के जो अभिलक्षण हैं वो ए और बी दोनों ऑप्शनों में जो भी दिया गया है वो सही है, वही अभिलक्षण है। अगला प्रश्न है, सही कथन को चिन्हित करें। सही कथन को चिन्हित करें।
पहले कथन देखेंगे। व्यक्तित्व हमें उत्तराधिकार में प्राप्त होता है, हम व्यक्तित्व को अर्जित करते हैं। व्यक्तित्व न तो पूर्णतः उत्तराधिकार में मिलता है और न ही इसे पूर्णतः अर्जित किया जा सकता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही कथन की बात है, हम ध्यान देंगे कि ऑप्शन नंबर जो सी है इसका वही सही होगा कि व्यक्तित्व न तो पूर्णतः उत्तराधिकार में मिलता है और ना ही इसे पूर्णतः अर्जित किया जा सकता है। ये दोनों का सामंजस्य के हिसाब से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक आनुवंशिकता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पर्यावरण है। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता और पर्यावरण की नगण्य भूमिका होती है। तो ये जो चारों ऑप्शन हैं, इसमें व्यक्तित्व निर्धारण में कौन सा सही है? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर जो सी है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यही सही होगा। व्यक्तित्व निर्धारण में आनुवंशिकता और पर्यावरण ये दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्र के प्रति शिक्षक का व्यवहार यदि सहयोगात्मक और उत्साहवर्धक होगा तो छात्र का व्यक्तित्व जो है कि नकारात्मक अभिलक्षण से युक्त रहता है, सकारात्मक अभिलक्षणों से युक्त रहता है, इन सब से अप्रभावित रहता है, निरंकुश हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है कि सकारात्मक अभिलक्षण से युक्त रहता है। अगला प्रश्न है, खेल एक क्या है? खेल क्या है? एक सक्रिय मनोरंजन है कि निष्क्रिय मनोरंजन है कि उबाऊ प्रक्रिया है या समय नष्ट करने वाला एक साधन मात्र है? तो ऑप्शन से आपको स्पष्ट जो है कि दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। एक सक्रिय मनोरंजन है, क्रिया के साथ मनोरंजन। अगला प्रश्न है, खेल के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त है? खेल के संबंध में कौन सा कथन अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन देखेंगे कि खेल आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है, खेल बच्चों को संतुष्टि प्रदान करता है, खेल में बच्चों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। कोई जो है कि वाक्य अनुपयुक्त नहीं है, सभी उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न है, खेल की उपयुक्त परिभाषा, खेल की उपयुक्त परिभाषा जो है कौन सी है? देखेंगे, खेल एक प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ स्फूर्तिदायक होती है। खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ स्फूर्तिदायक, स्वतंत्र, स्वलक्षित एवं आनंददायक होती है। इसका जो है कि सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर सी। तो हम आगे के आंसर ऑप्शन को नहीं देखते हैं, चूँकि हमें जो खेल के लिए एक परिभाषा, उपयुक्त परिभाषा जो चाहिए वो हमारे ऑप्शन नंबर सी से मिल जा रहा है कि जो खेल जो है वह प्रक्रिया है, खेल वह प्रक्रिया है जो मनोरंजक होती है, यह एक रचनात्मक प्रवृत्ति है जो जन्मजात होने के साथ साथ स्फूर्तिदायक, स्वतंत्र, स्वलक्षित एवं आनंददायक होती है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, खेल के विभिन्न प्रकार हैं। ध्यान देंगे, खेल के विभिन्न प्रकार हैं, रचनात्मक खेल, गति खेल, बौद्धिक खेल, परीक्षात्मक खेल। उसके बाद है रचनात्मक खेल, गति खेल, लड़ाई के खेल, बौद्धिक खेल एवं परीक्षात्मक खेल। गति खेल, परीक्षात्मक खेल, लड़ाई खेल एवं बौद्धिक खेल। गति खेल, रचनात्मक खेल, बौद्धिक खेल एवं लड़ाई खेल। तो ये खेल में खेल के विभिन्न प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो रचनात्मक खेल, गति खेल, लड़ाई खेल के बौद्धिक खेल एवं परीक्षात्मक खेल है। तो इसका खेल के विभिन्न प्रकार में यही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के विकास एवं संरक्षण में भाषा का सर्वाधिक योगदान है, इस कथन को निम्न में से कौन सा विकल्प प्रमाणित करता है?
भाषा के द्वारा व्यक्ति के एक दूसरे के निकट संबंध आते हैं। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति समाज में अपने भावों एवं अनुभूतियों को व्यक्त करता है। भाषा जो है कि मनुष्य को भविष्य की उन्नति की ओर ले जाती है। तो इसके तीनों कथन जो है कि सही हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए, बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, पारिवारिक संपर्क से वंचित रहने वाले बच्चों का भाषागत विकास के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित करें। जो पारिवारिक संपर्क से वंचित रह जाते हैं बच्चे, उनका जो भाषागत विकास होता है उसके संबंध में कथन को चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, संवेगात्मक स्थिति के असामान्य रहने के कारण भाषागत विकास असामान्य होता है। पारिवारिक कलह से दूर रहने के कारण अत्यंत सामान्य और समृद्ध होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि पारिवारिक कलह से दूर रहने के कारण जो है कि अत्यंत समान व समृद्ध होता है। अगला प्रश्न है, संवेग एक प्रकार है, संवेग का एक प्रकार है, व्यक्तिक होना, अव्यक्तिक होना, विचार प्रक्रिया से पूर्ण रहना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैयक्तिक होना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची है। अंग्रेजी शब्द इमोशन का पर्यायवाची है, वेग, तुष्ट, संवेग और विनोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेग। इमोशन का जो पर्यायवाची है वो है संवेग। अगला प्रश्न है, विद्वान कार्ल ग्रूस द्वारा विभक्त बौद्धिक खेलों में से निम्न में से भिन्न है। विचारात्मक खेल, संवेगात्मक खेल, इच्छात्मक खेल, शारीरिक खेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक खेल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 5 से 12 वर्ष की अवस्था है, 5 से जो 12 वर्ष की अवस्था है, चुस्ती की उम्र है कि समूह की उम्र है कि सिर्फ बी यानी समूह की उम्र, या कि बी और ए दोनों, चुस्ती और समूह की दोनों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और ए दोनों, चुस्ती और समूह दोनों की उम्र है। अगला प्रश्न है, बाल्यकाल में चोरी की आदत के कारक हैं। जो बाल्यकाल होता है उसमें चोरी की जो आदत है उसका कारक क्या होता है? अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक, संगतिवश। दूसरा है कि जन्मजात, प्रकृतिपूर्ण, स्वैच्छिक। तीसरा है ए और बी दोनों सत्य, और चौथा है कि सिर्फ ए सत्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि जो सिर्फ ए सत्य है, यानी कि भावात्मक, अभावात्मक, ईर्ष्यात्मक और संगतिवश। अगला प्रश्न है, मिथ्या परिपक्वता की आवश्यकता है। शैशवावस्था, 6 से 4 की अवस्था, 5 से 12 की अवस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से जो 12 की अवस्था है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था है। आदत के विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है। जो आदत है उसके विषय में सर्वाधिक ग्राह्य कथन है, एक अर्जित मानसिक गुण है, या एक प्रकृति प्रदत्त मानसिक गुण है, या एक विकृतिपूर्ण मानसिक अवस्था है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक अर्जित मानसिक गुण है। अगला प्रश्न है, तादात्मीकरण की अवस्था के अंतर्गत यौन भावना का विकास होता है, कि लिंगानुरूप बाल्य व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, कि सम उम्रों के साथ अनुकूल व्यवहार स्थापित करना होता है, कि सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक विषमलिंगी आकर्षण अवस्था है। जो अवस्था है आरंभ का, वह अवस्था जिसमें विषम लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है वो कौन सी अवस्था है? तो शैशवावस्था, की किशोरावस्था, की वयस्कता अवस्था और यौवनावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बाल विकास की दिशा में मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, पोषण, स्वास्थ्य, बाल श्रम का उन्मूलन, बेगारी का उन्मूलन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान है संवैधानिक उपबंध हैं, सरकारी उपबंध हैं, सामाजिक उपबंध हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ये जो सभी उपबंध संवैधानिक है, संविधान में इनकी चर्चा है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन किया गया था, तो कब किया गया? राष्ट्रीय बाल बोर्ड का गठन 1976 में कि 1974 में कि 1980 में कि 1982 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में, यहीं से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? जो राष्ट्रीय बाल बोर्ड है इनकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की गई 1974 में कि 1976 में कि 1975 में कि 1978 में? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। जो समेकित बाल विकास है वह कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 1976, 1973, 1975, 1978। तो ये 1975 में शुरू किया गया था, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं विद्यालय पूर्व बाल केंद्र या आंगनबाड़ी की स्थापना एवं विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं एवं पूरक पोषाहार। ए और बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों जो है कि सुविधाएं हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में पाठशाला चलो अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य है अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था, नामांकन के बाद विद्यालय छोड़ने के प्रतिशत को कम करना, लड़कों की शिक्षा पर बल देना। ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये केवल लड़कों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी गलत होगा। उपयुक्त दोनों ए और बी सही होंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल नीति में बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है कि बच्चों के शारीरिक एवं सामाजिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है कि बच्चों के सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है कि बच्चों के शारीरिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक विकास हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने की बात कही गई है, किसमें? तो राष्ट्रीय बाल नीति में। अगला प्रश्न है, और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम। इस प्रश्न के साथ हमारा यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। आइए देखते हैं, भारत वर्ष में बाल विकास की दिशा में कदम स्वतंत्रता पूर्व से ही उठाए जा चुके थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए हैं, कि इस संबंध में कोई ठोस जानकारी प्रदान नहीं की गई है, कि 1990 के बाद उठाए गए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उठाए गए हैं। तो आज का हमारा यह सीरीज़ समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा। यह वीडियो आप लोग के परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय